हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड माय नेम इज शिवम सिंह। वी आर वर्किंग ऑन प्रैक्टिस सेशन और प्रैक्टिस सेशन में अभी तक 3700 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग कवर अप कर चुके हैं। और 3700 क्वेश्चंस में हम लोगों ने 10 सब्जेक्ट अपने कवर अप कर लिए हैं, जिसमें कि टर्बो मशीनरी, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, एचएमटी, इतना कवर अप हो चुका है। और इस टाइम रनिंग में है आरएसी। ठीक है, और आरएसी का तीसरा वीडियो जाने वाला है। पहला दूसरा वीडियो जा चुका है एंड थर्ड वीडियो इज अबाउट द एयर साइक्रोमेट्री आप कह सकते हो या फिर एयर कंडीशनिंग कह सकते हो। ठीक है, और जो ये प्रैक्टिसन है सबके लिए यूज़फुल है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, सारे क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ये सी प्रीवियस ईयर से। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो सबके लिए यूज़फुल है। या तो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, यूपीएससी एई हो, एसएससी जेई हो, पीएसयू हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर गेट का भी अगर इंटरव्यू की बात आती है तो वहाँ भी काम आएगा ही आएगा। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बता दिया मैंने, साइकोमेट्री एंड और एयर कंडीशनिंग। तो स्टार्ट कर, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। दो, ये साइकोमेट्री वाला है, इसमें आपको ये वाला ग्राफ याद रखना है, बस ये वाला फिगर। ठीक है, ये आपका होता है एट अ कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। और 1 एटमॉस्फेयर क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 1 एटमॉस्फेयर पे कंफर्टेबल रहती है। दैट्स वाई वी टेक 1 एटमॉस्फेयर। ओके, दैट्स वाई वी टेक 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। आप कर लेंगे 1 एटमॉस्फेयर। देख लो, जो इसमें चीज़ें फिक्स रहती हैं बता दे रहा हूँ मैं, जो कांस्टेंट है लॉन्ग लाइन। जैसे कि अगर कोई कहते हैं कि कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो उसकी लाइन ये है कांस्टेंट ड्राई बल्ब की। कांस्टेंट इस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो कहते कोई, तो उसकी लाइन ये है। ठीक है, ये तो आपको सिंपल इसी से पता चल गया है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं। दूसरा, अगर कोई कहते हैं कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो उसकी लाइन ये है। मतलब कि ये अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है देन ड्यू पॉइंट भी कांस्टेंट रहेगा। ओके, दूसरी चीज़, कांस्टेंट एंथैल्पिक लाइन ऐसे होती है, इंक्लाइंड होती है, और इसी के पैरेलल होती है वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन। ओके, देन ये वाली लाइन जो है ऐसे जा रही है या फिर ऐसे जाएगी, ये होती है लाइन कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। ठीक है, इतनी चीज़ें कवर अप हो गई और जो छूटा होगा आगे कवर अप हो जाएगा। ये में इतना मेन था। ओके, और जो पहला क्वेश्चन नंबर है वो ट्राई कीजिए अब। देखो, इसमें बोला गया है, पहला जो स्टेटमेंट है, साइकोमेट्रिक चार्ट की बात कर रहे हैं लोग। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में पहला जो स्टेटमेंट है, द कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस आर आल्सो कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ये सही है, मैंने आपको बताया था ना, ये पैरेलल होती हैं, वेट बल्ब वाली और एंथैल्पी वाली भी बताया था। दूसरा, द वेट बल्ब टेम्परेचर, द वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर आर सेम एट एनी कंडीशन। इट इज़ नॉट ट्रू। ये सेम होते हैं एट द सेचुरेशन टेम्परेचर, एट द सेचुरेशन। ओके, एट सेचुरेशन तीनों चीज़ें सेम होती है, ड्यू पॉइंट, वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। थर्ड स्टेटमेंट इज द वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर आर इक्वल एट सेचुरेशन कंडीशन। हाँ, ये सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है इनके, तीनों सही थे यार। नहीं, ये गलत है ना, सॉरी, ये गलत है दूसरा वाला। तो 1 और 3 सही है, सी। सेकंड नंबर ट्राई कीजिए।
देखो ये जो कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम मेज़र कैसे करते हैं ना, मेजरमेंट का ये तरीका होता है कि अगर ये इसका मेज़र है कि अगर मान लो कोई ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसमें अगर आप 5 ग्राम वेपर अगर घुल पा रहा है इस एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उतनी कैपेसिटी 5 ग्राम की है, लेकिन यहाँ पे घुला चार है, बस 4 ग्राम। तो एक रिलेटिव मेज़र है कितना घुल सकता है और कितना घुला हुआ है इस टाइम, मतलब कि अगर 4 ग्राम इसमें एब्जॉर्ब है और कैपेसिटी है 5 ग्राम एब्जॉर्ब करने की, तो 80% हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बस यही एक मेज़र, यही मेज़र है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ओके, तो और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे जो 5 होगा 1 हो जाएगा, या फिर 100% आप कह सकते हो, फिर 1 कह सकते हो। ओके, देन एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट इसी को हम कहते हैं सेचुरेशन कंडीशन। सेचुरेशन मतलब कि जितना पानी एब्जॉर्ब हो सकता था पूरा पानी एब्जॉर्ब हो गया है, उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और इस कंडीशन पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों सेम हो जाते हैं। ओके, तो देन बोला गया वेट बल्ब टेम्परेचर इज सेम एज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, तीनों टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। सेकंड का बी, ट्राई क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्राई थर्ड कीजिए। तो यहाँ बात की गई इवेपोरेटिव एयर कूलर की। तो इवेपोरेटिव एयर कूलिंग है, तो इसका मतलब वही होता है कि हम जो हमारा लिक्विड है या फिर जो हमारा मॉइस्ट एयर, वो अलॉन्ग द कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन चल रही है, जो मैंने बनाया था, डायग्राम बनाया था ना, तो कांस्टेंट एंथैल्पी के अलॉन्ग चल रही है इसमें। ओके, इतना पता है आपको। तो इसमें जो कूलिंग हो सकती है वो इफेक्टिव तब होगी जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस हाई हो। मतलब यह समझ रहे हो नहीं, ये जो कूलिंग इसकी इफिशियंसी होती है, अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच डिफरेंस कम हो गया, तो ये जान लो आपकी वहाँ पे इतनी इफेक्टिव कूलिंग नहीं रह जाएगी। और इसका मेनली यूज होता है हमारा जहाँ डेजर्ट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, और डेजर्ट हो या फिर जो पॉट में और वाटर रखा हुआ है, जैसे मिट्टी के पॉट में, ठीक है, तो उसमें जो कूलिंग होती है वो भी उसका भी यही रीज़न होता है। ओके, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस जो होता है उसी से वही कैपेसिटी होती है इवेपोरेटिव कूलर की। ओके, ये इफेक्टिव होगा जब इसका डिफरेंस हाई होगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस अगर हाई होगा तब इफेक्टिव हो गया। ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेरी क्लोज नहीं है। हाँ, ये डी नंबर सही है। देखो, अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर को वेट बल्ब टेम्परेचर से दूर रखना है तो इसके लिए हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम करना पड़ेगा। ओके, ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है आपका। देन थर्ड का डी, दो डायग्राम होते हैं पूरे जो साइकोमेट्रिक्स में, दो डायग्राम, आप दोनों को अगर अच्छे से समझ लोगे ना, एक तो मैंने पीछे समझा दिया ऐसे ऐसे वाला, ये वाला, और दूसरा डायग्राम होता है वही डोम वाला, टी एस डायग्राम जो होता है। बस अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, और इसको इसके अलॉन्ग कर रहे हो कूलिंग, इसके अलॉन्ग, तो ड्यू पॉइंट, देखो ड्यू पॉइंट ये होता है, ड्यू पॉइंट हमेशा सेम रहेगा। और इस पॉइंट पे सैचुरेशन प्रेशर ये रहेगा। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यही होती है। अगर ये वाला पॉइंट चल के अगर यहाँ पहुँच गया यहाँ पे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो जाएगी। ओके, दो ग्राफ है, इन्हीं को अगर आप अच्छे से समझते हो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इवेपोरेटिव एयर कूलर यूज इफेक्टिव वहाँ होता है जहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस हाई होता है, तो इसी को हम कहते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट, ठीक है, इतना काफ़ी है, ये छोड़ो। तो इसका आंसर फोर्थ का डी हो जाएगा, थर्ड का डी हो जाएगा, फोर्थ में ट्राई कीजिए। तो चौथा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इन्होंने मिनिमम टेम्परेचर तक बोला है, कहाँ तक कूल कर सकते हैं कूलिंग टावर में। तो कूलिंग टावर में भी जो कूलिंग होती है वो भी बाई इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, तो वहाँ भी हम मैक्सिमम कूल कर सकते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर तक। ठीक है,
बी आंसर। फोर्थ का फिफ्थ नंबर ट्राई कीजिए। देखो यहाँ भी वही बोला गया कि एडियाबेटिक कूलिंग क्या होती है, यही वाली कांस्टेंट एंथैल्पी वाली कूलिंग, इसी को हम एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एच कांस्टेंट है और वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये तो मैंने पीछे बताया था ना इस वाला डायग्राम में। तो वेट बल्ब टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, डी आंसर, फिफ्थ का डी। सिक्स नंबर ट्राई कीजिए। देखो जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि हम जो मॉइस्ट एयर है उसको हम कोल्ड स्पेस के, कोल्ड कोई सरफेस है उस पर हम पास करा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई कंडेंसेशन नहीं हो रहा है। अब कंडेंसेशन कोई नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो वाटर वेपर थी एयर में उतनी उतनी रह गई है, इसका मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया है। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिफरेंस नहीं आया है, इसका मतलब ये लाइन बन गई, मैंने बताया था ना आपको, सॉरी ये लाइन कॉन्स्टेंट ये वाली, कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाली। और कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी रहेगा। ओके, तो आंसर बी हो गया, सिक्स का बी। सेवन नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये असाइक्रोमीटर मेजर्स, साइक्रोमीटर इसी को हम कहते हैं स्लाइंग साइक्रोमीटर। पी एस क्या नाम होता है यार, पी एस कुछ नाम होता है, स्लाइंग साइक्रोमीटर उसको बोलते हैं ना, स्पेलिंग में भूल गया हूँ। ठीक है, और वो मेज़र करता है आपका टी ड्राई बल्ब एंड टी वेट बल्ब टेम्परेचर, और इसी के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन। ओके, तो यही आपकी कूलिंग कैपेसिटी होती है बाय द इवेपरेटर, इवेपरेटिव कूलिंग, वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब। 1 3 आंसर है सी, सेवंथ का सी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। देखो टू फिक्स द स्टेट पॉइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एयर वेपर मिक्सर द थ्री इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज आर नीडेड, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गिब्स लॉ लगा देंगे हम लोग। तो पी एफ सी प्लस टू, कंपोनेंट यहाँ पे दो हैं वाटर एंड एयर, तो सी इक्वल टू हो जाएगी, और फेज एक ही है तो एफ हमारा 3 आ जाएगा। ओके, 3 पॉइंट चाहिए, बट यहाँ बोला ये द साइकोमेट्रिक चार्ट रिक्वायर्स ओनली टू, मतलब साइकोमेट्रिक में 2 ही हम लेते हैं ना, उसके बाद साइकोमेट्रिक चार्ट बन जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे हमने
प्रेशर को, जो कि इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, उसको हमने फिक्स कर दिया है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर क्यों फिक्स किया है? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी, जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट है पूरा, वो डिज़ाइन है एयर कंडीशनिंग के लिए, और एयर कंडीशनिंग किस लिए की जाती है? ह्यूमन बींग के लिए। और ह्यूमन बींग जो है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कंफर्टेबल रहता है। ओके, देन क्या इसका आंसर हो जाएगा यार? रिक्वायर्स ओनली 2 बिकॉज प्रेशर इज फिक्स, यही होगा इसका आंसर। हाँ, ये रहा, चार्ट इज फॉर अ गिवन प्रेशर दैट इज अ 1 एटमॉस्फेयर। 8th का बी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 9th। देखो, ये जो सेंसिबल कूलिंग का मतलब है कि यहाँ बस कूलिंग हो रही है, आपका ह्यूमिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई कहता है ना कि ह्यूमिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कि जो वाटर कंटेंट है इन द एयर, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अब ये सिंपल समझा करो, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर मत पहुँचाया करो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम पहुँच गए लेके, वो दैट इज नॉट द पॉइंट। हमारा जो मेन चीज़ें हैं वो है ह्यूमिडिटी, तो कितना वाटर हमारा एयर में है, मेन हमारा मुद्दा वही है बस। ओके, तो सेंसिबल कूलिंग की बात की जा रही है, इसका मतलब बस कूलिंग हो रही है, आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या आपको दिख रहा है साफ साफ कि जहाँ वी था यहाँ टी ड्राई बल्ब था, सॉरी कूलिंग हो रही है, सॉरी यहाँ पे कूलिंग हो रही है, तो ऐसे जाएगा ना, कूलिंग हो रही है तो इट्स वेट वर्ल्ड टेम्परेचर इंक्रीजेस। वेट बल्ब की लाइन ऐसी होती है, तो इंक्रीज़ कर रहा है, गलत है, डिक्रीज़ कर रहा है। इट्स वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीजेस, ये सही है, वेट बल्ब की लाइन यही है ना, वेट बल्ब की। एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, सही बिल्कुल। ड्यू पॉइंट की लाइन ये वाली होती है, वेट बल्ब की लाइन हमारी ये वाली होती है, तो ड्यू पॉइंट हमारा कांस्टेंट हो गया एंड वेट बल्ब जो है डिक्रीजिंग टर्म में है, इस तरफ जा रहा है। तो 9th का बी, 9th का बी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 10th। देखो जो क्वेश्चन है 10th नंबर, इसमें सिंपल फार्मूला दिया हुआ है, तो इस आपको सिंपल दिख गया होगा कि ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फार्मूला है। तो फार्मूला तो यही होता है, लेकिन ये डिराइव कैसे होता है आपका? 0.622 इंटू पी वेपर ऊपर रहता है, ठीक है, पी वेपर नीचे रहता है पी ड्राई एयर, पी ड्राई एयर। ओके, डेरिवेशन में तो ऐसा नहीं होता, डेरिवेशन तो बहुत पहले 2-3 स्टेप और है, उसको नहीं करा रहा हूँ मैं। तो पी ड्राई एयर, पी ड्राई एयर को हम लिख सकते हैं पी टोटल में से, प्रेशर में से अगर वेपर का प्रेशर घटा दें तो पी ड्राई एयर का आ जाएगा। तो यही फार्मूला हमारा होता है ये वाला। तो सिंपली हमने ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पुटअप कर दी, तो हमारा फार्मूला ये बन गया। ओके, देन इट इज़ द आंसर इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड 10th का बी हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 11th। देखो, जो इफेक्टिव टेम्परेचर है, इफेक्टिव टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, ये कैसे मेजर करते हैं? इसमें आप तीनों चीज़ें कंसिडर करते हैं, पहला कि ड्राई बल्ब, दूसरा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड थर्ड इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी। मतलब चीज़ काफ़ी होती है अगर आप देखना चाहो तो, लेकिन मेनली यही है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर मोशन। और कहीं कहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी गायब करके यहाँ लिख देंगे वेट बल्ब टेम्परेचर, तो वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि सब इंटररिलेटेड ही हैं। ओके, देन आंसर इज 11th का डी। 12th ट्राई कीजिए। और देखो विंटर में जो इफेक्टिव टेम्परेचर होता है आपका, तो इफेक्टिव टेम्परेचर रेंज जो होती है ना, वो होती है 24 से, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ क्या? चलो ठीक है, बाद में बताऊँगा। इस चीज़ 12वां क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
जो 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 बताने जा रहा था मैं पीछे कि इफेक्टिव टेम्परेचर जो विंटर में होता है वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस एंड इन द समर इट इज़ 21.6 डिग्री सेल्सियस। ओके, इतना याद कर लो। और जो अगर अगर आप चार्ट बनाओगे तो किस क्या रेंज रखनी चाहिए ह्यूमन कंफर्ट के लिए, तो वो होता है हमारा 24 से 25 डिग्री सेल्सियस एट द ह्यूमिडिटी 50 to 60%। ओके, और ये जो टेम्परेचर दिए जाते हैं ना वो दिए जाते हैं आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 पे, मतलब कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिए जाते हैं ये चार्ट 100% पे। ओके, ये दोनों चार्ट जो है, और जो हमारा ये है ये 50 to 60% पे। ओके, कौन सा कर रहे थे क्वेश्चन हम लोग, 12th नंबर ना। ह्यूमन बॉडी विल फील कंफर्टेबल कब फील होगी बॉडी में, जब हमारा जो खाना पचता है तो उससे एनर्जी निकलती है। अगर वो एनर्जी हमारी जो बॉडी में स्टोर एनर्जी प्लस जो एनर्जी बाहर निकल जाएगी उसके इक्वल हो जाए तो हमारी बॉडी कंफर्टेबल हो जाएगी। ओके, इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द हीट डिस्पेड टू द सराउंडिंग एंड द हीट स्टोर इन बॉडी। 12th का डी हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 13th। देखो बोला है कि द रीजन फॉर द पर्सन फीलिंग मोर कंफर्टेबल ऑन अ वार्म डे इफ सीटेड इन द फ्रंट ऑफ एन एसी इलेक्ट्रिक फैन ठीक है। तो सिंपल सा इसका रीजन है कि जो हीट है वो ज़्यादा निकल जाएगी बाहर, आराम से कंफर्टेबल हो जाएगा इसलिए। तो बॉडी लूजेज मोर हीट बाई कन्वेक्शन एंड इवेपोरेशन, ये सही है। ठीक है, रेडिएशन में घुसा देना कहीं, ये गलत है। 13th का बी। 14th नंबर ट्राई कीजिए। जैसे वो फॉर्मूला दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन में कि अगर कहीं पी वेपर का पार्शियल प्रेशर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर सेचुरेशन पे का रेशियो दिया हुआ है। ये आपका है पार्शियल वेपर प्रेशर एट एनी कंडीशन एंड पी एस है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर एट सेचुरेशन कंडीशन। तो ये फॉर्मूला होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ओके, 14th का ए। 15th देखो जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे कि एडियाबेटिक अगर सेचुरेशन प्रोसेस है इसका मतलब कि हम ऐसे टेंड कर रहे हैं इसके अलॉन्ग, और यहाँ ये जो लाइन होती है एच कांस्टेंट की होती है एंड वेट बल्ब टेम्परेचर भी इस पर कांस्टेंट होता है। ओके, तो अगर आप इस तरफ जा रहे हो सिंपल आपको दिख रहा होगा कि टी ड्राई बल्ब डिक्रीजिंग है एंड ह्यूमिडिटी इंक्रीजिंग है। तो कुछ ऑप्शन क्या क्या है, इंक्रीजेस वेट बल्ब टेम्परेचर, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ लिखा हुआ है, हाँ वेट बल्ब टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेस, नहीं ये गलत है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीजेस रिमेंस कांस्टेंट एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो थर्ड ऑप्शन सी। 16 ट्राई कीजिए। तो सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही है, इसमें मतलब हल्का सा अगर बेसिक्स होंगे तो अगर आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ फंसता वस्ता नहीं इसको ऐसे साइकोमेट्री में। ओके, जैसे देखो अगला क्वेश्चन है कि अगर हम कोई एयर है हमारे पास, एयर को हम पास करा रहे हैं ठीक है, पास करा रहे हैं वहाँ पे हम चिल्ड स्प्रे मतलब पानी की बौछारें फेंक रहे हैं और उन बौछारों का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे है। ओके, और जैसे देखो यहाँ से पानी गिर रहा है और जैसे ही एयर उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, एयर का जो वाटर वेपर है वो ड्यू पॉइंट से नीचे वाले मॉलिक्यूल के टेम्परेचर में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वेपर के उनका भी टेम्परेचर उतना ही पहुंच जाएगा और वो कंडेंस हो जाएगा वहीं पे। और कंडेंसेशन जैसे होना शुरू हुआ आपका वैसे ही डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब कि वाटर वेपर कम होना शुरू हो जाएगा, डीह्यूमिडिफिकेशन शुरू हो जाएगा एंड टेम्परेचर तो घटेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ठंडा पानी अगर मिला रहे हो एयर में तो ठंडा ही होगा वो। ओके, तो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन
ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होगा, कॉन्सेप्ट यही रिपीट होगा, बस अलग अलग तरीके से पूछेंगे आगे चल के। 16 का बी, ट्राई क्वेश्चन नंबर 17। तो ये भी क्वेश्चन डिस्कस चुका है कि इवेपरेट, अगर कहीं भी इवेपरेशन हो रहा है, अगर यहाँ कंडेंसर की बात मान लो कर दी गई, तो इवेपरेटर के थ्रू हम मैक्सिमम कूलिंग कर सकते हैं अप टू द वेट बल्ब टेम्परेचर। जैसे हमारा मान लो डी ड्राई बल्ब यहाँ पे है, मान लो कोई 35-40 मान लो, ठीक है, और हमारा डी वेट बल्ब यहाँ पे है, तो ये जितना डिफरेंस होगा उतना ही बढ़िया इवेपरेशन होगा हमारा। जैसे कि रेगिस्तानों में या फिर जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम है, वहाँ पे ये बहुत डिफरेंस, बहुत हाई डिफरेंस होता है ये वाला, ठीक है, इसलिए वहाँ कूलिंग बहुत सही हो जाती है। मतलब कि अगर हवा में जो वाटर वेपर्स हैं कम अवेलेबल है, तो इवेपोरेटिव कूलिंग बहुत अच्छी होगी। जैसे आप कूलर ले लो, कूलर को बंद कमरे में चला दो पूरा बंद करके, ठीक है, तो कुछ देर बाद कूलर का पानी जो है, जो बौछारें बन के आएगा, वो वाटर में पूरे एयर जो है रूम में उसमें फैल जाएगा, तो इस जो ह्यूमिडिटी है बहुत बढ़ जाएगी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई आपकी, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। और जैसे बहुत कम होता है, आप देखते हो रूम में जो फिर कूलिंग नहीं होती है कुछ टाइम बाद, और रूम को पूरा पैक कर रखा है आपने तो। ओके, इसलिए उसमें हमेशा कहा जाता है कूलर में कि दोनों तरफ वेंटिलेशन होना चाहिए, जहाँ से एयर आ रही है कूलर तरफ से और इधर भी वेंटिलेशन होना चाहिए, तभी कूलर हमारा बढ़िया काम करता है। एयर कूलर की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो इसलिए 17 का बी। 18 नंबर ट्राई कीजिए। देखो, यहाँ बोला गया है कि ये दो स्टेट्स हैं, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, दोनों की इंटर मिक्सिंग कर की जा रही है, और मास का रेशियो 1:3 का है। तो सिंपली हम वही लगा देंगे कि 1:2 पहले वाले का एंड 3:2 दूसरे वाले का अपॉन 4, मतलब कि एवरेज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम निकाल लेंगे फाइनल स्टेट में। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर मैच कराने नहीं जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर वही होना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया तो टेम्परेचर होना चाहिए वही, ठीक है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम निकाल लेंगे डायरेक्टली, और हमारा इतना आ गया 0.0048। ओके, और एट अ सेचुरेशन कंडीशन, इसमें यहाँ पे दिया हुआ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इतना, और पूछ लिया है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा है ना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो उसका फॉर्मूला को पता होगा कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम अपॉन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, यही फॉर्मूला होता है। तो आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाल चुके हो ये वाली, और नीचे आपका सैचुरेशन पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, और दोनों का आंसर हो जाएगा 0.48, दैट मीन्स इट इज़ 48। 18 का सी। 19 ट्राई कीजिए।
देखो यहाँ बोला गया व्हेन वार्म सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड मतलब कि जितना पानी से घुल सकता था उतना घुल चुका है, ओके, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 आपकी है। तो ये पॉइंट है सैचुरेशन वाला, ठीक है। और ये बोल रहे हैं अब हम कूलिंग करना शुरू कर रहे हैं इसकी। अब कूलिंग करेंगे, और कूलिंग करना शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा, तो कूलिंग इसके अलॉन्ग होगी, कूलिंग इसी कर्व के अलॉन्ग, ओके, इस कर्व के अलॉन्ग कूलिंग होगी। तो कर्व के अलॉन्ग क्या देखो कंडीशन आती है, जो एक्सेस मॉइस्चर कंडेंस होगा, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ओके। एंड मॉइस्चर कंडेंसेशन है बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी अनचेंज, हाँ ये भी सही है कि जो एक्सेस मॉइस्चर है कंडेंस होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अनचेंज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन ये वाली है, ये 5 = 1 वाली है ही, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 वाली ही लाइन है पूरी, ओके। और अगला क्या दिया है, एक्सेस मॉइस्चर कंडेंसर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, नहीं ये वाला ऑप्शन से बेस्ट लग रहा है मुझे, कि एक्सेस मॉइस्चर जो है कंडेंस हो जाएगा बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होगी। 19 का 20 बेटर ऑप्शन, एंड इट इज़ करेक्ट, राइट 20 नंबर। देखो यार ये सब सिंपल क्वेश्चन है आप, मैं इस चीज़ समझा चुका हूँ आपको कि अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सारे सेम है तो मतलब एयर सेचुरेट हो गई है, ओके। एयर इज, इसमें दो ऑप्शन आपके हैं, एयर इज फुली सेचुरेटेड एंड एयर इज फुली सेचुरेटेड एंड ड्यू पॉइंट रीच, तो ये बेटर ऑप्शन है, ए वाला, ए ऑप्शन इज बेटर, सही दोनों ही है, ये भी दोनों सही, लेकिन ए ऑप्शन इज बेटर, ओके। 20 का ये हो जाएगा, 21 ट्राई कीजिए। तो फिर वही कंडीशन, पीछे वाला क्वेश्चन आ गया कि इन कूलिंग वाटर टावर कहाँ तक हम ठंडा कर सकते हैं हमारे जो वाटर है, तो हम वेट बल्ब टेम्परेचर तक, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि ये आपका वाटर कूलर हो या फिर कूलिंग टावर हो, वाटर कूलर नहीं, या सॉरी एयर कूलर, वहाँ पे अगर या फिर पॉट हो जिसमें मिट्टी का घड़ा जो होता है, ठीक है, उसमें कूलिंग आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगी वेट बल्ब टेम्परेचर तक। तो यहाँ भी वही है, अप टू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये रहा, ठीक है। तो 21 का सी। तो क्वेश्चन सारे से इसे बहुत रिपीटेशन है, कॉन्सेप्ट सेम बस उसी को आगे पीछे करके पूछ रहे हैं बार बार। दो सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने पीछे क्वेश्चन कराया हुआ था, फॉर्मूला होता है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट अ सर्टेन कंडीशन एंड अपॉन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, ओके। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला पता है, सिंपली आप ये फॉर्मूला रखोगे और इसका ये रख दोगे और इसको सॉल्व आउट करोगे तो हमारा निकल जाएगा PV/PVS आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा होता है 5 बराबर, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर, और ये वैल्यू वैसी की वैसी रह जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया ये 22 का, ये 30 नंबर, 23 ट्राई कीजिए। 23 इज द रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन नंबर, पीछे जो हमने किया था, पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था ना कि 0.622 P/P ड्राई एयर, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, जो एयर है वो ड्राई एयर है, ठीक है। देन हमारा आंसर सी हो जाएगा इसका, 26 का, 23 का सी हो जाएगा। एंड आपको ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 24। देखो
ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने बोला कि दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला या मोर करेक्ट है, तो वहाँ भी वही था कि सैचुरेशन कंडीशन थी व्हेन ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये सीधे कंडीशन आ जाती है आपकी 5 = 1 की, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो गया। इसका मतलब जो एयर है हमारी सेचुरेट हो गई है। ओके, तो अगर एयर सेचुरेट हो गई तो तीनों टेम्परेचर सेम हो गए हमारे। देन पहला ऑप्शन है ह्यूमिडिटी रेशियो इज 100। इसका कोई मतलब नहीं है। ह्यूमिडिटी रेशियो होता है आपका, बताता है कि पर केजी ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर है। ओके, उसको वैसे डिफाइन करते हैं। तो ये एब्सर्ड पता नहीं क्या दिया हुआ स्टेटमेंट, कोई मतलब ही नहीं उसका। दूसरा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इक्वल टू द टोटल प्रेशर, ये भी फर्जी स्टेटमेंट है। तीसरा है कि एयर इज फुली सैचुरेटेड एंड ड्यू पॉइंट हैज बीन रीच्ड। 3 एंड 4 सही है, और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होगा आगे चल के। 24 का सी, 25 ट्राई कीजिए। ट्वेंटी फाइव ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। इफेक्टिव टेम्परेचर मैंने पीछे समझा दिया था आपको कि इफेक्टिव टेम्परेचर, देखो ध्यान से बनाए लाइन। इफेक्टिव टेम्परेचर एंड इंडेक्स ऑफ कंफर्ट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर इज डिफाइंड एज टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर। ये ध्यान दे रहे हो आप, मतलब कि फाई यहाँ पे 1 हो गया, फाई यहाँ पे 1, इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई। एट विच वन वुड एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग और कंफर्ट एज एक्सपीरियंसड इन द एक्चुअल इन्वायरमेंट। और सबसे बेस्ट जो एक्चुअल इन्वायरमेंट होता है वो होता है हमारा ह्यूमन बॉडी के लिए ही इतना 24 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से 60। ठीक है, इसी के इक्वलेंट दोनों हैं, इसी के इक्वलेंट है दोनों, इक्वलेंट। यहाँ पर सेचुरेशन 1 कर दिया गया है। ओके, तो और ये तो सही है पहली लाइन। दूसरा है कि कंफर्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द ह्यूमिडिटी एंड एयर वेलोसिटी, के फर्जी स्टेटमेंट है, उसी तो डिपेंड करता है। 25 का सी। 26 में ट्राई कीजिए। देखो बोला गया कि इन केस ए मॉइस्चर इज एडियाबेटिकली सेचुरेटेड। एडियाबेटिकली सेचुरेटेड मतलब कि ये वाली लाइन, ये कॉन्स्टेंट एंथैल्पी वाली, इसके अलॉन्ग सजेशन होता है। हम फाइनली कहाँ पहुँचेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर पे। तो जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो पहले वेट बल्ब आना चाहिए, वेट बल्ब 2 में है। और अगर अगर इसी मॉइस्चर को आइसोबारिकली, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर सेचुरेशन करें, मतलब कि ये लाइन है आइसोबारिकली यहाँ पे ले आए और यहाँ सेचुरेट करें इस पॉइंट में लाके, तो हम पहुँच जाएंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे। ओके, यहाँ पहुँचेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर पे, यहाँ पहुँचेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 26 का। ट्राई कीजिए 27 नंबर।
दो यहाँ बात की जा रही है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन की, मतलब कूलिंग भी करना है, डिह्यूमिडिफिकेशन भी करना है, मतलब ठंडा भी करना है, उसमें जो पानी है उसको निकाल के कंडेंस भी करा देना है। ऐसा कब होगा? हमने एक क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया था कि अगर हम कोल्ड कॉइल है, कोल्ड सरफेस उससे पास करा दें, या फिर कोल्ड ठंडा एकदम पानी, चिल्ड पानी हम डाल दें जिसका कि टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे हो, तो क्या करेगा? जो एयर में वाटर वेपर्स हैं उसका भी टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे ला देगा और उसको कंडेंस करा देगा। ठीक है, पहली बात कंडेंसेशन हो गया टेम्परेचर कम होने की वजह से, और दूसरी बात ठंडा हो गया एयर, तो हमारा यही मतलब था। तो इसको पास करेंगे हम थ्रू द कूल, जो जिसका ऐसे कॉइल से पास करेंगे जिसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे हो, बस यही कंडीशन है। इट मस्ट पास ओवर कॉइल एट अ टेम्परेचर विच इज़ लोअर देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग स्ट्रीम। ठीक है, 27 का बी। सारे सी सी है क्या? सी 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 ठीक है, 28 ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जिसने अगर पहली बार नहीं किया होगा उसको करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसे बोला गया इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द मॉइस्ट एयर इज़ 50%, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर इज विथ 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज आइसोथर्मली रिड्यूस टू हाफ, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी मॉइस्ट एयर के वॉल्यूम को हाफ कर दिया गया है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर तो इसका मतलब प्रेशर डबल हो जाएगा, सिंपल कॉन्स्टेंट, पी वी इसका कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम हाफ होने प्रेशर डबल होना चाहिए। ओके, अब देखो पहली कंडीशन जो थी 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब 5 = 1 है, और 5 क्या होता है? पी वेपर अपॉन पी वेपर एट सेचुरेशन। तो पी वेपर हमारा कितना आ गया? 0.5 ऑफ वी सेचुरेशन, 0.5 इंटू पी वी सेचुरेशन। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होगे अगर वॉल्यूम हाफ कर रहे हैं तो प्रेशर डबल हो जा रहा था, मतलब कि हमारा जो पी वी टू, मतलब सेकंड कंडीशन में जो हमारा वेपर प्रेशर आ रहा है वो डबल हो गया पहले के, इसका मतलब इक्वल हो गया आपका वेपर सेचुरेशन पे, पी वी वी एस के बराबर हो गया। ठीक है, पी टू जो है, पी वी टू जो है पी वेपर सेचुरेशन के बराबर हो गया डबल होने की वजह से। ठीक है, तो हमारा फाई का फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का? पी वी अपॉन पी वी एस। अब पी वी एस सेम हो गया अगर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई है, 100%। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आप ट्राई कीजिए 29 नंबर। देखो सेम याद हो, एक ही यही डायग्राम, इसी सब कुछ देखना है हमें। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आप सेंसिबल हीटिंग कर रहे हैं, मतलब कि बस ये सेंसिबल हीटिंग हो रही है, तो क्या क्या अंतर, क्या इंक्रीज़ होगा? तो अब ये देख रहे हो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन जो है डिक्रीज़ हो रही है, पहले 100 थी 90 थी 0.8 हो गई, मतलब कि ये इंक्रीज़ तो नहीं हो रही है। और ह्यूमिडिटी रेशियो जो है कांस्टेंट है, ये भी नहीं। एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो वेट बल्ब टेम्परेचर का जो कांस्टेंट लाइन्स होती है ऐसे ऐसे होती हैं, मतलब कि वेट बल्ब टेम्परेचर देख रहा है बढ़ रहा है, पहले यहाँ टच किया है फिर यहाँ पे, मतलब आगे बढ़ते हुए टच कर रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, सिंपल सा वही, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपका एंथैल्पी से, तो एंथैल्पी भी इंक्रीज़ होगी। तो थर्ड एंड फोर्थ दोनों पैरेलल लाइन्स होती है ना, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन्स। तो 29 का टी, 30 नंबर ट्राई कीजिए।
और 30 जो है रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 24 का। आप 31 ट्राई कीजिए। देखो इफेक्टिव टेम्परेचर की बात की है, तो इफेक्टिव टेम्परेचर बोला गया कि इस पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव टेम्परेचर तो सब पे डिपेंड करता है। अगर इफेक्टिव टेम्परेचर है तो मेनली जो है ये चारों ऑप्शन है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इस ह्यूमिडिटी रेशियो, एयर वेलोसिटी एंड मीन रेडिएशन टेम्परेचर, सारे सारे सही तरीके से है। और रीजन ये है कि जो इफेक्टिव टेम्परेचर सब कुछ पे, अब क्लॉथिंग कैसी है, जेंडर क्या है, एज क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन जो मेन फैक्टर्स है वो ये है, ठीक है। और जो ये मीन रेडिएशन टेम्परेचर वाला फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं क्या मतलब कि इसको हम कंसिडर करेंगे अगर यहाँ ऑप्शन दे दिया है तो, ओके। अगर कहीं इंटरव्यू पूछ जाए बस सिंपल चीज़ें बतानी है आपको कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एयर वेलोसिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है। अब कोई कहे और बताओ तो बता देना पूरा कहानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, क्लॉथिंग कैसी है, जेंडर क्या है, एज क्या है, बीमारी तो नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कोई एक आदमी होता है, किसी को बुखार है तो उसके लिए कुछ और टेम्परेचर होगा कंफर्टेबल वाला, और किसी के लिए कुछ और होगा, तो वही है, ओके। देन ये हो गया, डी ऑप्शन हो गया 31 का। 32 ट्राई कीजिए। दो ये कॉन्सेप्ट कई बार डिस्कस हो चुका है अभी तक कि अगर हम किसी एयर को पास करा दें ऐसे टेम्परेचर पे जो जिसका कि टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से भी नीचे हो, तो करेगा क्या, जो वाटर होगा हमारे एयर में उसको कंडेंस करा देगा, क्योंकि ड्यू पॉइंट से नीचे हो गया टेम्परेचर ना, तो कंडेंस करा देगा प्लस कूलिंग कर देगा। जो एयर रहेगी उसकी कूलिंग भी हो जाएगी और डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो जाएगा, ओके। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन सी 32 का। एक कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, एक ही बार, मतलब मैंने इसको रिपीट इसलिए नहीं लिखता हूँ ना कि मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने रिपीट नहीं लिखा है। जहाँ एकदम डिक्टो सेम क्वेश्चन आता है कॉपी पेस्ट, तो वहाँ मैं बोलता हूँ रिपीट हो रहा है। और कभी बोर हो जाता हूँ एक ही टाइप क्वेश्चन कराते हो तब बोलता हूँ कि हाँ रिपीट हो रहा है। देखो जो 33 नंबर क्वेश्चन है उसमें बस तीनों चीज़ों की डेफिनेशन दी हुई है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपका होता है कि कितना पानी घुला हुआ है पर केजी ड्राई एयर में, तो ये आपका हो गया, तो स्टेटमेंट में सही है। दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है कि कितना इस टाइम पानी घुला हुआ है और कितना घुल सकता है पानी, ठीक है, कितने मात्रा में, तो वही हो गया कि वाटर वेपर इस टाइम कितना है अपॉन वाटर वेपर सेचुरेशन लेवल पे कितना हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम कितना घुल सकता है, तो ये आपका हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तीसरा है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो इसका मतलब होता है कितनी ह्यूमिडिटी इस टाइम और कितनी ह्यूमिडिटी हो सकती है एट द सेचुरेशन, ओके, एट द कंडीशन ऑफ सेचुरेशन। तो तीनों की डेफिनेशन दी हुई है, तीनों तीनों सही है। 33 का डी। 34 ट्राई कीजिए।
देखो 34 स्टेटमेंट में पूछा कौन सा करेक्ट। तो पहला आप अगर पढ़ोगे तो इफेक्टिव टेम्परेचर इज द इंडेक्स विच कोरिलेट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट अपॉन ह्यूमन कंफर्ट। तो सही है, स्टेटमेंट सही है 34 का है। और जो स्टेटमेंट पीछे नीचे दिए हुए मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले क्वेश्चंस में, आप लोग पढ़ लेना पढ़ना हो तो। 34 का ये हो गया, 35 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे बात की गई है कंफर्ट कंडीशन की इन द एयर कंडीशनिंग। तो मैंने आपको बताया था पहले कि 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, और ये देखो ये टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है, 24 से 23 हो सकता है, 25 से 26 हो सकता है। जैसे कि मुझे पसंद है 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अजीब है, क्या करूँ, 26 डिग्री मुझे पसंद है, लेकिन वही कह रहा हूँ कि ये ऊपर नीचे हो सकता है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 50 से 60 है। ओके, तो हमारा आंसर बस एक ही मैच कर रहा है यहाँ पे 35 का। ये बहुत रिजिड मत हो जाना इस डाटा के लिए, क्योंकि जो ऑप्शन आते हैं कभी बार ऊपर नीचे हो जाते हैं। 30 हो गया, 36 ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है से बोला गया कि मैचिंग कराना था डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मैंने पहले को बताया था डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता कि एट अ कंडीशन कितना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है और सैचुरेशन लेवल पे कितना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगा। तो वही एक तरीके से एक कंपैरिजन पता कितना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो सकता है, कैपेसिटी बताता है, ठीक है, कैपेसिटी का मेजरमेंट है। तो ए का 3 हो गया, ए का 3 होते ही ये चला गया ऑप्शन, और सी का 2 सेट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इट टेल्स अबाउट सेंसिबल एंथैल्पी ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है, सेंसिबल एंथैल्पी। तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बी का 4 हो जाएगा एंड डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो डी नंबर है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वो बताता है आपको कि कितनी लेटेंट हीट है, लेटेंट एंथैल्पी। ओके, तो 34-21 बी आंसर हो जाएगा 36 का। बी 37 जो क्वेश्चन नंबर रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 24 का, आप देख लीजिए। और सारे रिपीटिशन हो रहे हैं आप, क्वेश्चन देख लो आप। 34 जब नंबर है वो 24 का रिपीटिशन है, और 38 नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 32 का रिपीटिशन है। क्वेश्चन देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, देखना या वीडियो रोक के कर लेना। क्वेश्चन 39 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर की बात की, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि विंटर में 20 डिग्री सेल्सियस एंड समर में 21.6। ओके, हायर इन द समर, लोअर इन द विंटर देन द समर। बी ऑप्शन हो जाएगा 39 का बी। एंड 40 नंबर ट्राई कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन रेडिएशन से है। यार बॉडी अगर रेडिएट कर रही है हीट तो किस पे डिपेंड करेगा, तो कुछ नहीं, बस टेम्परेचर और कुछ नहीं, एयर मोशन ये सब कोई मतलब नहीं होता उसमें, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता रेडिएशन को हीट ट्रांसमिट करने के लिए।
ओके, तो ओनली ऑन टेम्परेचर 40 का ए 41 ट्राई कीजिए। देखो, यहाँ बोला गया है कि एक एयर कंडीशन स्पेस है, उसका जो वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब है, और 10 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसको हम 1 घंटे में 3 बार चेंज कर रहे हैं, मतलब कि 30 मीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। और 30 मीटर की वॉल्यूम है तो उसमें हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मास आ जाएगा हमारा। ओके, मास आ गया तो वन आवर में इतना मास आया, तो 3600 से हम डिवाइड कर देंगे तो पर सेकंड मास आ जाएगा, मास फ्लो रेट, ठीक है। तो उसमें mCp∆T लगा देंगे तो वही हमारा हीट ट्रांसफर आ जाएगा, सेंसिबल हीट ट्रांसफर। तो वही मैंने किया है, mCp, एम मैंने यहाँ निकाल लिया है इंटू C∆T। हमारा आंसर आ गया 0.2 किलोवाट, 41 का डी। और 42 नंबर जो है क्वेश्चन, रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 35 का, आप देख लीजिए एंड ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 42। फोर्टी थ्री ट्राई कीजिए, 42 रिपीटिशन है। देखो, 43 बोला गया कि जो हीट लोड है फ्रॉम द ऑक्यूपेंट्स इन द एयर कंडीशनिंग लोड, मतलब एयर कंडीशनिंग में जो लोड हम कंसिडर करते हैं वो कैसे नहीं कंसिडर करते हैं। तो पहली बात, उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला कि आपको टेम्परेचर को डाउन करना है, दूसरी बात ह्यूमिडिटी को भी रिड्यूस करना होता है इन द समर। ओके, तो दोनों दोनों लोड आएंगे आपके, सेंसिबल लोडिंग भी आएगी और लेटेंट हीट भी आएगी उसमें। देन आंसर इज सी, 43 का सी। ओके, समझ गया ना, मतलब कि टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा पहली बात, तो उसके लिए हीट बाहर खींचना पड़ेगा। और दूसरी बात, ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा है तो उसको कंडेंस कराना पड़ेगा, तो उससे हीट खींचना पड़ेगा बाई इवेपोरेटिंग कूलिंग। ओके, तो कूल जब हीट खींचो, दो लोड आ गया ना आपके। 44 ट्राई कीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है 1 से 2, जो ये जो काम हो रहा है इसमें पूछा गया है कि क्या करेक्ट है इसके लिए। तो पहली बात, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर प्रेशर इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसका रीजन है कि ह्यूमिडिटी देखो बढ़ रही है, इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो फॉर्मूला हमारा ये होता है 0.622 PV/P-PV। तो ये कांस्टेंट कैसे रह पाएगा जब ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये गया। दूसरा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी गया। एंथैल्पी ऑफ एयर रिमेन्स कांस्टेंट, देखो ये भी हम करेक्टली कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या लाइन है, स्लोप क्या है, उसका स्लोप डिपेंडेंट होता है ना। तो लेकिन जो तीन ऑप्शन हैं 1A, B, D, ये कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। दैट्स वाई वी आर चूजिंग ऑप्शन नंबर C, दैट इज द मोस्ट करेक्ट। ओके, ये क्या नया आ गया यार, ट्राई कीजिए 45।
देखो यहाँ बोला गया कि इफेक्टिव टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड, तो सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है कि वही एयर मोशन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वेट बल्ब टेम्परेचर। यहाँ देखो यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ बोल दिया इन्होंने वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, तो ये भी दोनों सब आंसर सही है। तो जहाँ मैक्सिमम मैक्सिमम ले पाओ सब सही है, ठीक है। 45 का डी। 46 करिए। जो 46 नंबर क्वेश्चन है इसका मुझे एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं पता है, इसका मैं आंसर सीधे दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत कन्विंसिंग नहीं लिखा है इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, और मुझे समझ में आ भी नहीं रहा है। मैंने एक बुक में और चेक किया, वहाँ भी कॉपी पेस्ट ही था ये वाला एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि हायर एयर वेलोसिटी रिक्वायर्स लेस डिफरेंस बिटवीन द आउटडोर इफेक्टिव टेम्परेचर एंड इनसाइड इफेक्टिव टेम्परेचर। पहली बात तो ये दो कॉन्सेप्ट आ गए, आउटडोर इंडोर वाले, ये मुझे नहीं पता है। दूसरी बात, एयर वेलोसिटी in the air conditioned system should be low enough to avoid the objectionable noise and drafty feeling, and it should be high enough to carry out the heat from the human bodies। कहाँ से रिलेट हो रहा है पता नहीं चल रहा है मुझे, यही लिखा हुआ है इन्होंने एक्सप्लेनेशन में, और मुझे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आता। और आंसर जो दिया हुआ है डी, ए दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है। 46 का आंसर दिया हुआ है ए। आप ट्राई कीजिए 47 नंबर। देखो ये फर्जी क्वेश्चन है कि वेट बल्ब डिप्रेशन अगर जीरो हो गया है, इसका मतलब वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है आपका? वेट बल्ब डिप्रेशन आपका होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस। तो अगर ये जीरो हो गया वेट बल्ब डिप्रेशन, तो दोनों सेम हो गया, ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब। तो अगर दोनों सेम हो गए तो मतलब एयर पूरी सेचुरेटेड है, एयर पूरी सेचुरेटेड है, इसका मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 है या 100% है। ओके, देन 47 का ए। 48 ट्राई कीजिए, 48 ट्राई कीजिए। देखो जो क्वेश्चन दिया है कि एयर वॉशर, तो एयर वॉशर मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैं उसको उस तरीके से अज्यूम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि ऊपर से एयर फेंक रहा है, मतलब कि एयर को एयर वॉशर में उसको वॉश कर रहे हैं एयर, मतलब कि इसमें या तो वाटर मिला रहे हैं, या तो हॉट कंडीशन में या तो कूल कंडीशन में। अगर हॉट कंडीशन में मिला रहे होंगे हम लोग वाटर, तो जो ये है कि ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। अगर कूल कंडीशन में मिला रहे होंगे डिह्यूमिडिफायर हो जाएगा। तो ये तीनों काम ही कर लेता है फिल्टर। अभी मतलब दो जगह मैंने देखा, दोनों जगह सेम दिया हुआ है, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। और एयर वॉशर क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं कहीं देखूंगा तो मैं आपको बता दूंगा अगर कहीं मिलता है मुझे तो। ओके, तो तीनों ऑप्शन सही हैं इसके। 48 का डी आंसर है। और 50 नंबर ट्राई, जो 49 क्वेश्चन नंबर रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 50। देखो जो 50 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि इस कंडीशन से 35 से हम 20 लेक चले आए हैं, और सेम रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखते हुए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो लाइन होती है वो ये वाली होती है, और इसी को सेम रखते हुए नीचे हम लोग ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी घट रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी घट रही है, मतलब कि कूलिंग। पहली बात तो कूलिंग हो रही है इसकी, प्लस डी ह्यूमिडिफिकेशन। आंसर इज ए 50 का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 51।
देखो जो 51 क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन क्या बताती है। तो वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन ऐसी अगर है तो सिंपल बात है, यहाँ ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम हो रही है, तो ह्यूमिडिफिकेशन आंसर इज सी 51 का। 52 ट्राई कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन सेम टाइप के देख लो आप। जो पहले ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हमने कूलिंग का कर लिया है, वो हीटिंग का उन्होंने दे दिया है। तो बोला गया है कि अगर हम सेंसिबल हीटिंग कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट्स आएंगे, कौन सी चीज़ें डिक्रीज होंगी। तो सेंसिबल हीटिंग करोगे तो ऐसे हीटिंग होगी सेंसिबल हीटिंग। ओके, तो आप देख रहे हो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पहले यहाँ था, यहाँ 100% यहाँ था, यहाँ 60 वाट आ गया है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है। ह्यूमिडिटी रेशियो ये कांस्टेंट है, अभी देख रहे होगे ह्यूमिडिटी रेशियो कांस्टेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन गया। थर्ड, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ एयर वेपर मिक्सर। तो एंथैल्पिक लाइनें ऐसे ऐसे होती हैं, ये मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, 2 3 गलत हो गया, तो हमारा आंसर ओनली 1 हो गया है 52 का ए। 53 ट्राई कीजिए। फिफ्टी थ्री ट्राई कीजिए। देखो जो 53 नंबर क्वेश्चन है उसमें साफ साफ बोला गया है कि साइकोमेट्रिक प्रोसेस है। सेंसिबल हीटिंग इज अ प्रोसेस इन विच मॉइस्चर कंटेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो सेंसिबल हीटिंग आप ऐसे करते हो, ये है एक नंबर, तो मॉइस्चर कंटेंट तो सेम रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इन डी ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स सेम। डी ह्यूमिडिफिकेशन ये वाली लाइन है, सेकेंड वाली, ये नीचे आ रही है, लेकिन ड्यू पॉइंट की कांस्टेंट लाइनें होती हैं ऐसे ऐसे, ये। ठीक है, इसका मतलब ड्यू पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, अनचेंज नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकंड नंबर इज रॉन्ग एंड फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड पढ़िए। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मॉइस्चर एट अ कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर। मतलब कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर पे अगर हम मॉइस्चर एड ऑन कर रहे हैं, मतलब ऐसे ये एड ऑन हो रहा है, तो प्योर ह्यूमिडिफिकेशन लाइन है, ये सही है। ठीक है, ये सही है तीसरा स्टेटमेंट। देन 1 एंड 3, 53 का भी हो जाएगा। 54 क्वेश्चन नंबर ये गलत है, मतलब कि इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगर आप यहीं पे अगर लिख देंगे इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट लिख देंगे तो 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 54 छोड़ दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ट्राई क्वेश्चन 55। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर हम सेंसिबल कूलिंग कर रहे हैं, सेंसिबल कूलिंग मतलब कि ये वाली ऐसे जा रहे हैं बस, तो आप ये देख रहे हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ये देख रहे हो ना। पहले यहाँ मान लो 80 थी, 90 हो गई, आगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे 95 हो जाएगी, 96 हो जाएगी। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है। 55 का ए। 56 नंबर रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 53 का। ट्राई 57। सिक्स। देखो ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट द कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस, कांस्टेंट वेट बल्ब ये वाली लाइन है, कोइंसाइड्स विथ कांस्टेंट एंथैल्पी, दोनों पैरेलल होती है तो कोइंसाइड करेंगे ही। ओके, पैरेलल ना, एक दूसरे पे ही होंगी, या आगे पीछे ऐसे ऐसे
कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस 457 का बी। 58 ट्राई कीजिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से कि वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन का मतलब क्या है। तो नीचे जाएंगे तो कूलिंग डी ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, डी ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, 58 का डी। 59 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ सैंपल दिया हुआ है, उसका कंडीशन से दी हुई हैं, और वेपर प्रेशर ये बोला गया है, और वेपर प्रेशर एट सैचुरेशन इतना बोला गया है। सिंपल आप जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है लगा दोगे आप, 0.622 PV/P माइनस पी वी। तो पी वी की वैल्यू यहाँ पे 1.344 दी हुई है, तो वो पुटअप करोगे, और ये आपका दिया हुआ 101.325, तो वो पुटअप करोगे तो हमारा सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 0.00836। तो सॉल्व करेंगे नहीं, हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि हमारा यही आंसर आने वाला है अगर आप ऑप्शन देख लोगे तो। ओके, देन हमें निकालनी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? पी वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर एट सैचुरेशन। तो ये वैल्यू पुटअप करने 40% आंसर आ जाएगा। ओके, देन आंसर इज बी, 59 का बी। फिर आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 60। तो जो 60 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि 1 से 2, मतलब 1 से 2 जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, आप सिंपल वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट लाइनें खींच दो ऐसे ऐसे। ओके, अगर आप 1 से 2 जा रहे हो, सिंपल आपको दिख रहा होगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, या फिर अगर वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एंथैल्पी उसके पैरेलल होता है, एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ तो डिक्रीज इन्होंने बोल दिया, गलत हो गया। देन टोटल एंथैल्पी इंक्रीज इन द प्रोसेस, बी आ जाएगा। ठीक है, 60 का बी। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 61। देखो यहाँ बोला गया है जो व्हाट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर पूछा गया है एट दिस पार्शियल प्रेशर, मतलब यही वाला प्रेशर हमारा रहा है और इस पे कब सैचुरेशन होगा। तो इसके लिए सैचुरेशन टेम्परेचर यहाँ नीचे है, और नीचे वाले इसको हम कहते हैं क्या, इस टेम्परेचर को, इसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, तो आंसर हमारा आ जाएगा 61 का सी। 62 ट्राई कीजिए।
देखो यहाँ पे बोला गया है कि कोई इस ह्यूमिडिटी रेशियो पूछा गया है ऑफ, नहीं ह्यूमिडिटी रेशियो दिया हुआ है, तो इन्होंने पूछा है पार्शियल पार्शियल प्रेशर पूछा हुआ है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी रेशियो दो फॉर्मूले होते हैं हमारे। ह्यूमिडिटी, देखो ह्यूमिडिटी रेशियो का कहीं लिखा हो तो उसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशियो दोनों सेम चीज़ें हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो तो इतना जान लो कि जो P माइनस पी वी होता है, पी वी बहुत कम होता है कंपेटिवली, पी वी बहुत कम होता है। और 760 दिया हुआ है, इसका मतलब कि 100 के पी है, 100 क्या, पी एटमॉस्फेयर उसको बोलते हैं। तो अब इसको हम 100 एज्यूम कर सकते हैं, नियर अबाउट। ओके, और इसको 100 पुटअप करने पे और सॉल्व करने पे, ये हमारा दिया हुआ है पहले से, और ये फॉर्मूला हमारा है, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 के आसपास आएगा। ओके, देन 62 का भी देना नहीं चाहिए क्वेश्चन वैसे, लेकिन यहाँ दिया है तो अप्रॉक्सीमेट करके हम लोग ट्राई करेंगे, और आंसर सही आ गया है 62 का बी। ओके, 63 पढ़िए, करिए। देखो, जो सिल्का जेल लगाते हैं उससे हमारा होता है बेसिकली ये एडियाबेटिक एडियाबेटिक डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो 1 से 2 लाइन आएगी, 1 से 2, यहाँ पे आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घट रही है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। देन आंसर हमारा होगा बी, 63 का बी। ओके, 64 ट्राई कीजिए, सॉरी 64 नीचे होगा। जैसे हम लोग एडियाबेटिक हीटिंग करते थे ना, एडियाबेटिक कूलिंग करते थे, इवेपरेटिव कूलिंग, उसी का रिवर्स होता है इवेपरेटिक हीटिंग, उसी को हम बोलते हैं, उसी उसको हम करते हैं थ्रू सिलिका जेल। ओके, ट्राई 64 नंबर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पीछे आया था ना, कि अगर इसी इसी प्रेशर पे अगर हमें देखना है सेचुरेशन टेम्परेचर, तो उससे हम क्या कहेंगे, ये वाला टेम्परेचर, डी पॉइंट टेम्परेचर। सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया इनका, स्टेटमेंट लिखने का तरीका उन्होंने उलट दिया, हल्का टेढ़ा कर दिया है बस। देन डी पॉइंट टेम्परेचर शुड बी आंसर 64 का ए, 65 कीजिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्टिव टेम्परेचर 65 का बी। असर्शन रीजन का एक जो क्वेश्चन था, उसमें जो स्टेटमेंट था वो यही लिखा हुआ था, रिपीटिशन है। 66 ट्राई कीजिए।
देखो ये जो 66 क्वेश्चन नंबर काफ़ी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। ये गेट में भी ये क्वेश्चन आया था, वो भी उन्होंने यही छापा गया था क्वेश्चन हो। देखो यहाँ बोला गया ड्राई बॉल इतना दे दिया है, बस कन्फ्यूज करने के लिए, ड्राई बॉल इतना दे दिया और ड्यू पॉइंट इतना दे दिया, ओके। और सेचुरेशन प्रेशर दे दिया, दोनों करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग ये सेचुरेशन प्रेशर, इसके करस्पॉन्डिंग ये सेचुरेशन प्रेशर, ओके। तो ये कह रहे हैं कि अब स्पेसिफिक यूनिट बताइए। अब लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि पीवी कौन सा रखें, ये वाला कि ये वाला। तो आप ये जान लो जो पार्शियल प्रेशर होता है पेपर का ना, वो ड्यू पॉइंट वाला होता है। जैसे मैंने जो ये वाला क्वेश्चन हमने किया, तो पार्शियल प्रेशर में कौन सा लिया है, एट द ड्यू पॉइंट सेचुरेशन। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है ड्यू पॉइंट, ओके। तो इससे रिलेट करना हमेशा आप। तो 2.33 इसीलिए आ रहा है, ओके। और सॉल्व करने पर इसका आंसर सी आ जाएगा, 66 का सी। ट्राई 67 नंबर। देखो यहाँ बात की गई है इन एयर इन समर एयर में भी कूल्ड एंड डिह्यूमिडिफाइड बाई चिल्ड वाटर। मतलब कि एयर है, उसमें हमने चिल्ड वाटर डाल दिया, सिंपल सी बात। तो कहाँ तक कूल हो जाएगा, वो हमारा कूल हो जाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मत लगा देना इवेपोरेटिव कूलिंग या इवेपोरेटिव हीटिंग वाला, उसमें होता है वेट टेम्परेचर तक। यहाँ पे बाई चिल्ड वाटर हम उसको गर्म कर रहे हैं, मतलब कि एयर था उसमें बहुत ठंडा पानी में डाल दिया, तो जो उसमें वाटर वेपर्स है वो पहले बार चिल्ड होकर कंडेंस हो जाएंगे, इसलिए उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक पहुँच जाएगा, एब्रोटस ड्यू पॉइंट, ओके। 67 का सी। 68 कीजिए। देखो यहाँ बोला गया कि फॉर अ गिवन ड्राइबल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर मान लो, ये मान लो, ठीक है। एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, मतलब कि ये जो लाइनें हैं, पहले ये लाइन आई, फिर ये लाइन आई, फिर ये लाइन, मतलब कि नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आएगा। तो सिंपली आप देख रहे होगे एट अ गिवन ह्यूमिडिटी ड्राइबल टेम्परेचर, जैसे आप नीचे आ रहे हो, ये वेट बल्ब वाला वेट बल्ब की जो लाइन है वो भी नीचे की तरफ आ रही हैं, इसका मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर भी घटेगा, ओके। डिक्रीजेस एंड 68 का हो जाएगा आपका बी। 69 ट्राई कीजिए। दो जो 69 क्वेश्चन नंबर है उसमें बोला गया इन विंटर एयर कंडीशनिंग क्या करते हैं। तो पहली बात विंटर एयर कंडीशनिंग तो हीटिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे, हीटिंग होगी पहली बात। और दूसरी बात एयर में मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसलिए जो हमारी स्किन पे रैशेस टाइप हो जाते हैं ना, मॉइस्चर कम होने की वजह से स्किन से वेपर लेने लगती है जो हमारी इन्वायरमेंट है, ओके। तो पहली बात हीटिंग करेंगे, दूसरी बात ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे, मतलब पानी मिलाएंगे एयर में जो कंडीशनिंग स्पेस होगा, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, फिर हीटिंग, बी आंसर होगा, ठीक है। 69 का बी। मेनली कंडीशन बनती है आपकी ऐसी है, देखो ये हीटिंग, देन ह्यूमिडिफिकेशन टेम्परेचर घटेगा, फिर ये, ठीक है। 69 का हो गया आपका बी। ट्राई कीजिए 70 नंबर। 70 नंबर रिपीटिशन है, 71 भी रिपीटिशन है, 72 ट्राई कीजिए। तो बोला गया कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेन्स सेम, मतलब ये सेम है, बट द ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब ये लाइन बन गई आपकी ऐसे,
तो जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइनें होती हैं वो ऐसी ऐसी होती हैं कांस्टेंट वाली, तो ड्यू पॉइंट लाइन भी कांस्टेंट रहेगा, रिमेंस द सेम। 72 का ए हो गया। एंड ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 73। तो सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ बार बार, फिर से वही क्वेश्चन आया कि अगर एडियाबेटिकली हमने अगर सेचुरेट किया उसको, मतलब ये लाइन कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन अगर ऐसे कर रहे हैं तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, वेट बल्ब तक पहुँच जाएंगे हम लोग। वही होता है, इसी को हम बोलते हैं इवेपरेटिव कूलिंग। तो वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, 73 का सी। 74 ट्राई कीजिए। फिर वही सेम एडियाबेटिक से जो इसमें जा रहा है, मतलब इसी यही लाइन जा रही है। तो अब देख लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पूछा क्या क्या डिक्रीज होगा, तो ये तो कट गया पहला ऑप्शन, तो पहला कट दिया गया। देन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज, नहीं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो रही है, ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ये भी गलत। ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज, हाँ ये सही है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, देख लो आप, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओनली 3 इज करेक्ट। एंड 74 का सी। 75 ट्राई कीजिए। 75 रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 32 का, तो मैं आंसर दे दे रहा हूँ उसका। 76 ट्राई कीजिए। तो फिर वही सेंसिबल हीटिंग का क्वेश्चन है, तो हम ऐसी लाइन बना देंगे, एक हीटिंग हो रही है, तो ये कहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन मूविंग टू हार्ड राइट। सी आ गया हमारा 76 का। 77 रिपीटेशन। 78 ट्राई कीजिए। ये तो 78 में ये आप देख लो, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडीशन बहुत ज़्यादा है, मैंने बोला था 50 से 60, ठीक है, और 24 से 25, तो यहाँ पे क्या सबसे बेस्ट मैच कर रहा है, 25 एंड 60। नहीं 25 तो मैच किया, लेकिन 60 है, 100 हो गया, इतने में हालत ख़राब हो जाएगी आदमी की, इतने में, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस और 100 ह्यूमिडिटी कर दिया आपने, तो मतलब अगर 100 ह्यूमिडिटी है तो वहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 21.5 डिग्री सेल्सियस, 21.6 डिग्री सेल्सियस। ओके, विंटर में 20, समर में 21.6। तो ये फर्जी हो गया एकदम। तो हमारा मोस्ट करेक्ट जो हमारा आंसर होगा, ये लगता है मुझे ए, 78 का ए। ओके, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर अगला। 79 रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर, ट्राई कीजिए 80। फिर सेम क्वेश्चन, कौन सी चीज़ डिक्रीज होगी अगर एडियाबेटिकली सेचुरेट कर रहे हैं, मतलब कि ये लाइन जा रही है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो इंक्रीज़ हो रही है, तो आपका ये हट गया। दूसरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, हाँ सही है। दूसरा वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, नहीं वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी गलत है। तो 2 एंड 3 गलत हो गए, तो ये गया, ये गया, ये भी गया, मतलब ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। 80 का ये। 81 इज रिपीटेशन। एंड ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 81 रिपीटेशन है, ठीक है, आंसर दिया मैंने, 80 का ए है ना, सही है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 82।
देखो यहाँ बोला गया कंस्ट्रक्शन कर रहा है साइकोमेट्रिक चैनल, कौन सी डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो सिंपल आपको दो प्रॉपर्टीज ये रही, टी डब्ल्यू डी ए और प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट होता है, तीन प्रॉपर्टी चाहिए होती है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट आपने पहले से मान लिया है तो प्रॉपर्टी दो चाहिए बस। ओके, एंड आंसर इज ट्राइबल टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, आंसर इज ए, 82 का ए, 83 ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 83 है उसमें स्टेटमेंट दिए है, उसमें ढूंढना कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट, ड्यूरिंग हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, मैंने ये लाइन बना दी, देखो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन की ह्यूमिडिटी रेशियो डिक्रीजेस, या ह्यूमिडिटी रेशियो सेम चीज़ होती है, ह्यूमिडिफिकेशन ही होता है, मतलब ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी रेशियो तो इंक्रीज़ कर रहा है ना अगर ऊपर जा रहा है तो, ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन दूसरी लाइन ये रही, यहाँ पे ह्यूमिडिटी रेशियो इंक्रीजेस, कूलिंग एंड ह्यूमिडिटी, ये भी गलत है, इंक्रीज का डिक्रीज हो रहा है ना ह्यूमिडिटी रेशियो ड्यूरिंग कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये भी गलत है, ड्राई बल्ब देख रहे हो गया आपकी डिक्रीज हो रहा है, ये भी गलत हो गया, तो चौथा चौथा सही होना चाहिए। 83 का डी इज़ करेक्ट। ओके, 84 ट्राई कीजिए। ये तो फार्मूला को सबको पता होगा, डेफिनेशन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ वाटर वेपर इन द एयर वाटर मिक्सर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, वाटर वेपर कंटेंट पर केजी ऑफ ड्राई एयर, आंसर है 84 का ए। 85 ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, देखो सेंसिबल हीटिंग की बात फिर से कर दी इन्होंने, सेंसिबल हीटिंग ये होती है, और इधर आप जा रहे हो तो वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा लगातार, ये लाइनें हैं ना वेट बल्ब की, वेट बल्ब बढ़ रहा है, और ऐसे ऐसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइनें होती हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट रही है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, पूछा क्या है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, सही है। वेपर प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, वेपर प्रेशर, हाँ वेपर प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट है, सेंसिबल हीटिंग हो रही है ना, तो डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तीनों सही स्टेटमेंट है। 85 का ए, 85 का, ठीक है। 86 ट्राई कीजिए। दो जो साइकोमेट्रिक चार्ट है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है डाटा अबाउट द मॉइस्ट चार्ट, ठीक है, मॉइस्ट चार्ट किस कंडीशन में कैसे कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, तो आंसर डी। अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम ये मार देते, डिजाइनिंग फॉर एयर कंडीशनिंग, बट इट इज़ द बेटर ऑप्शन, डी वाला, डी वाला मतलब मच बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू सी। 87 ट्राई कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है कि साइकोमेट्रिक चार्ट में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, ओके, या तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कह लो या फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कह लो, और दूसरा जो वर्टिकल लाइंस है या फिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइंस है, ड्राई बल्ब की, तो हॉरिजॉन्टल हो गया ह्यूमिडिटी रेशियो एंड वर्टिकल हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। देन आंसर इज 87 का ए। 88 ट्राई कीजिए।
देखो, जो बाई पास फैक्टर होता है वो होता है रेशियो आपका कि कितना पहुंच नहीं पाया और कितना कैपेसिटी थी पहुंचने की। ये मैं समझाता हूँ अब। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे थी, इसकी कैपेसिटी थी यहाँ तक पहुँच पाने की, बट ये पहुँच यहीं तक पाया, ठीक है। तो कितना रह गया, ये इतने से रह गया, इस अमाउंट से। तो इसका रेशियो अपॉन टोटल का रेशियो, ओके, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बाई पास फैक्टर। जैसे कि आप बन सकते थे आईएएस ऑफिसर या फिर ए ग्रेड ऑफिसर, लेकिन आप बन के रहेगा जूनियर इंजीनियर। तो बाई पास फैक्टर होगा जूनियर इंजीनियर से लेके आईएएस ऑफिसर तक का डिफरेंस अपॉन टोटल जॉब अभी है, अभी से आईएएस तक का, ओके। तो जितना रह गए अपॉन टोटल का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं बाईपास फैक्टर। उतना बाईपास हो गया, ओके। देन बस क्वेश्चन लगा लीजिए अब। इसमें कितना पहुंच पा रहा है, कितना रह गया, तो इसमें दिया हुआ है डाटा हमारा 88 पे कि इतना पहुंच नहीं पाया है, मतलब 10 माइनस माइनस 5 अपॉन कितनी कैपेसिटी थी, कैपेसिटी इतने की थी। तो ये आपका हो गया 15/30, तो ये आपका हो गया 0.5, 88 का भी, 88 का हो गया है। कुछ मिसिंग हो गया क्या, एक टॉपिक, 87 88, चलो 4 क्वेश्चन मिसिंग है। ये क्या है, चलो 4 क्वेश्चन मिसिंग है भाई, लगाओ 93 लगाओ। मैं करा दूंगा क्वेश्चन, या फिर देख लेता हूँ क्या है उन क्वेश्चन में, जरूरी करना कि नहीं, हो सकता रिपीट हो रहा हूँ। 88 था ना, कहीं छुपा हुआ तो नहीं इसमें, कहीं नहीं छुपा तो नहीं है। जो जो चैप्टर छूटा हुआ है 89 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें कुछ नहीं है, वही सेंसिबल कूलिंग की बात की गई है फिर से, उसमें क्या डिफरेंस आएगा हम कर चुके हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, उसमें है कि कूलिंग एफिशिएंसी दी हुई है, मेरे को कराता हूँ, कुछ छूटा नहीं चाहिए यार। देखो, बोला गया अ डिजर्ट कूलर है तो कूलिंग एफिशिएंसी ऑफ 70%, कूलिंग एफिशिएंसी उसकी 70% है, इसको तो 7.7 ले लेते हैं, ठीक है। और रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम 37 to 30, जो ये इसकी इफिशियंसी 70% है, और ये 37 से 30 तक कूल कर दे रहा है, ओके। तो 37 से 30 से कूल कर दिया। अब पूछ रहा है कि वेट बॉल टेम्परेचर कितना होगा, मतलब कितना ये कूल कर सकता था, 37 से कितना कर सकता था, ठीक है, ये पूछा, टी पूछा हुआ है इसका मतलब। तो टी निकालना है अगर हमें, तो 7/7 10 27 आंसर आ जाएगा, ओके। समझ गया ना, कूलिंग एफिशिएंसी दी हुई है 70%, इसका मतलब कि जितनी कैपेसिटी थी उसका 70 कर पाया। वो 37 से चले थे, 27 तक पहुंचना था, लेकिन अब पहुंच पाए बस 30 तक, तो बस 70% हो गया ना बस, तो वही है। और 91 क्वेश्चन नंबर है, फिर से वही एडियाबेटिक सेचुरेशन प्रोसेस का है, जो मैंने बताया कि इवेपरेशन कूलिंग एंड वाला, तो ये छोड़ दो। और तो विंटर में देखो, समर में हम लोग करते हैं क्या, समर में हम लोग करते हैं कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, और विंटर में करते हैं हम लोग हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ओके। और डेजर्ट, सॉरी, जो डेजर्ट कूलर होते हैं उसमें हम लोग करते हैं डेजर्ट में अंतर नहीं पता यार, एक मिठाई वाला होता है, एक वो वाला जिसमें डबल एस है वो मिठाई वाला है, ठीक है। तो जो डेजर्ट कूलर होता है उसमें हम लोग करते हैं कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, अंतर समझे ना। अगर एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं गर्मी में तो वहाँ हम करेंगे कूलिंग प्लस डी ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। अगर ठंडी में कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग तो हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे। अगर डेजर्ट रेगिस्तान में अगर चला रहे हैं तो कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। ध्यान सुनना, इस चीज़ को लिख लेना है कॉपी में कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया, और उससे जो 92 का कुछ है नहीं, वही सेम चीज़ रिपीट है। अब आप देख ही रहे हो सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है, कोई नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है अब। 93 ट्राई कीजिए।
देखो बोला गया है कि पहला स्टेटमेंट गैसेस हैव अ वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर, सही है। दूसरा जो है वो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये लेकिन गलत स्टेटमेंट, तो इतना पता है मुझे। देन इन इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज ट्रीटेड एज आइडियल परफेक्ट, ये भी सही है। अरे दूसरा गलत है, देखो यार इसका रीजन मुझे नहीं पता लेकिन गलत है, फैक्चुअल चीज़ है। और क्या, आइसथर्मल कंप्रेशन से हम उसकी वो नहीं कर सकते हैं, लिक्विफिकेशन। और रीजन इसका दिया हुआ उन्होंने कि गैस कांट बी लिक्विफाइड बाई आइसथर्मल कंप्रेशन सिंस लिक्विड कांट एवं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, पता नहीं क्या है इसका इन्होंने दिया हुआ है, बट जो रीजन इन्होंने दिया वो मैंने पढ़ दिया। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं रीजन, किसी और पता होगा अच्छे से रीजन तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 94। देखो यहाँ पे जो वही बाईपास फैक्टर का फिर से सवाल है कि 25 से 27 तक जाना है और हम पहुँच पा रहे हैं टी तक, तो बाईपास फैक्टर 0.4 दिया हुआ है। हम टी माइनस ये कर देंगे, अपॉन में टोटल कर देंगे, तो हमारा सॉल्व करने में 7.8 आ जाएगा। और 95 जो क्वेश्चन नंबर है वो रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 24 का। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 96। देखो जो 96 क्वेश्चन नंबर है इसमें भी वही बाईपास फैक्टर पूछा हुआ है, तो सिंपल इसका आंसर आपका 25 था, 15 पहुंच गया, 10 तक पहुंच सकता था, तो कितना नहीं पहुंच पाया, ये 5 हो गया। और कितना टोटल कैपेसिटी थी 15 की, 5 और 15 कर देंगे तो 0.33 आ जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, 0.33 आंसर इसका है। 97 ट्राई कीजिए। तो इसमें बोला गया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग हीटिंग कूलिंग। तो सिंपल आपको ये दिख रहा लाइन कि ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल हीटिंग करते हैं कूलिंग, तो ये लाइन है कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली, ये तो डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, तो कांस्टेंट कैसे रह गई, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत होते ये दोनों चले गए। और हमारे 3 4 सही होगा एंड 2 चेक करना है उस समय। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग। तो अगर हम सेंसिबल हीटिंग या कूलिंग कर रहे हो तो जो ड्यू पॉइंट लाइनें ऐसी होती हैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, तो ये तो कांस्टेंट रह ही जाएंगी। ठीक है, तो सेकंड नंबर सही है, इसलिए हमारा आंसर डी हो गया 97 का। 98 ट्राई कीजिए।
तो 98 में है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस कैसी होती हैं, तो कर्व टाइप की हैं, दिख रहा होगा आपको ऐसे ऐसे कर्वेचर है ना, तो कर्व्ड हो गया आंसर 98 का ये। 99 ट्राई कीजिए। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट वो पहले हम पढ़ चुके हैं सेशन में, और पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो दिया हुआ है क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं कि थर्मल कंफर्ट इज नॉट अफेक्टेड बाई मीन रेडिएशन टेम्परेचर, ये गलत है। मीन रेडिएशन टेम्परेचर एक क्वेश्चन आया उसमें हमने कंसिडर किया था, जो डी 4th नंबर का था, उसमें हमने कंसिडर किया था, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, 99 का सी हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 100। देखो, दो एयर स्ट्रीम्स हैं, दोनों का मास प्रोवाइड दिया हुआ है, दोनों मिक्सअप हो रही हैं, तो हमारा जो सिंपल फॉर्मूला है कॉन्स्ट एंथैल्पी कंजर्वेशन लगा दोगे आप, एम वन प्लस एम टू इंटू एच इक्वल टू M1H1 प्लस M2H2। तो इसे सॉल्व करने पे एच हमारा निकल के आ जाएगा 40 किलो जूल पर। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। 100 का डी हो जाएगा, ठीक है, 100 का डी। 101 ट्राई कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दिया गया है, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया और वैल्यू पुटअप कर दी है। आपको पहले पी निकालना पड़ेगा, और जब फिर उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए पी अपॉन पी सैचुरेशन। तो सिंपल फॉर्मूले समझ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, यहाँ पे कैल्सी का जरूरत है, कैल्सी नहीं रहेगी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मेन दिक्कत यहाँ पे कैल्सी की नहीं है, कैल्सी अगर नहीं होता फिर भी खाता, अगर ये जो ऑप्शन है इसमें अगर खास डिफरेंस देते तो यहाँ डिफरेंस दिया ही नहीं बिल्कुल, तो करना यार बेवकूफ़ी होगी, हो सकता है गलत हो जाए क्वेश्चन, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और पेपर में याद मत करना कभी ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 101 का आंसर इन्होंने दिया हुआ है, मैं आंसर बता रहा हूँ सीधे, अब निकाल लेना कैलकुलेटर से। 101 का सी दिया हुआ आंसर, ठीक है, 1 का सी है। सेकेंड नंबर ट्राई कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार हो चुका है, इवेपोरेटिव कूलिंग का। इवेपोरेटिव कूलिंग वही एडियाबेटिक सेचुरेशन वाला कूलिंग जो है, वही कहते हैं, ठीक है। इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, वेट वाटर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ओके। जो ये लाइन है इसमें, इसके अलॉन्ग एच भी कांस्टेंट है, वेट बल्ब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और मैक्सिमम कूलिंग हमारी हो सकती है वेट बल्ब टेम्परेचर तक। इसके तीन चार चीज़ें हैं, बहुत बार डिस्कस हो चुका है यार। तो वेट बल्ब टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट सही है। ड्यू पॉइंट रिमेंस कांस्टेंट, ये गलत है। ड्यू पॉइंट लाइनें ऐसे ऐसे होती हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, तो ड्यू पॉइंट इंक्रीज होगा, ओके। तो ये सेकंड गलत हो गया, तो ये तीन ऑप्शन चलेगा, हमारा आंसर डी हो गया। 182 का डी। 183 करिए।
तो ये भी बाईपास फैक्टर का क्वेश्चन है। इसमें सिंपली दिया हुआ है बाईपास फैक्टर हमारा 0.45 और कंडीशंस दी हुई है 30 पे हमारा है, -10 तक का कॉइल है और ये पहुँच हम एज्यूम कर लेंगे टी तक पहुँच पा रहा है। तो सिंपल बाईपास फैक्टर फॉर्मूला हो जाएगा कितना हम नहीं पहुँच पाए, टी माइनस दिस, तो टी माइनस दिस करने दिया गया और कितना हम टोटल कितनी कैपेसिटी थी, कितना चांसेस थे पहुँचने के, 30 से -10 था। तो ये नीचे वो लिख देंगे और सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। तो 103 का बी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। देखो जो पहला स्टेटमेंट है इसमें है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेंस कांस्टेंट। मतलब कि जब तक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है तब तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होगी। सिंपल आप ये डायग्राम बना लो, इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन करा रहे हैं हम लोग लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तभी आप देख रहे हो ना कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला गलत, तो ये दोनों चले गए। अब बचा बी एंड डी, तो बी एंड डी में दोनों में 3 सही होगा। सेकंड नंबर चेक कर लो बस। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन बिगिंस व्हेन द एयर इज कूल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे थे, लेटेस्ट में यहाँ पे थे और यहाँ से हम कूलिंग करना शुरू किए और यहाँ तक आए, यहाँ कंडेंसेशन बिगिन होता है। तो ये सारा काम होता है एट द कांस्टेंट प्रेशर, ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये आप जान लो, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं। तो सेकंड गलत हुआ, तो हमारा डी ऑप्शन हो गया, फोर्थ का डी। ओके, तो 1 का सी डी बी डी सही है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू इतने लंबे समय तो प्रैक्टिस करने के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस चैनल एंड प्रैक्टिस सेशंस, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को एडवांटेज हो सके। और अगर आपको कुछ सजेशंस हो तो आप एडवाइस कर सकते हो। और जहाँ तक मुझसे भी बोला गया था कि वो न्यूक्लियर टॉपिक जो पावर प्लांट में वो और कंप्रेसिबिलिटी वाला टॉपिक है, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। मैंने इसरो प्रिपरेशन के लिए पढ़ रखा है उसको, मैं उसको बना दूंगा, ठीक है, अच्छे से वीडियो बना दूंगा, ठीक। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।